आखिर कौन है राजेश कपूर, जिसने 3 महीने में मंडी जिला में हलचल मचा दी, जिसने 3 महीने में 30 से ज्यादा प्रधान उप प्रधान अपने काम के बल पर इम्प्रेस कर दिए, जिसने सैकड़ों लोगों की रैली मंडी में निकाल दी। आखिर क्यों विभिन्न स्थानों पर इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है? आखिर कितने लोगों की ये मदद कर चुके हैं? ये पैसा कहां से आ रहा है? क्या राजनीति में आना राजेश कपूर का मकसद है? क्या भाजपा, कांग्रेस या अन्य किसी दल से राजेश कपूर का संबंध है? मंडी में अचानक कहां से आए राजेश कपूर और मंडी के साथ क्या है इनका रिश्ता? इस इंटरव्यू में मैंने इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है, तो आप भी देखें और अंत तक देखें आखिर कौन है राजेश कपूर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। इस वक्त आप मेरे साथ में देख सकते हैं राजेश कपूर जी हैं। राजेश कपूर जी ने बीते 3 महीनों से सोशल कॉज के लिए मंडी में काम करना शुरू किया है। इनका एक एनजीओ है जिसका नाम है पन्ना लाल रक्षा मेमोरियल ट्रस्ट। अपने माता पिता के नाम पर इन्होंने इस ट्रस्ट का नाम रखा है और बहुत से सोशल कॉज जहां लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तरपाल से लेके जूते से लेके चप्पल से लेके भोजन से लेके टीन के शेड से लेके हर चीज़ ये लगभग अपने एंड से ये लोगों को जितनी इनसे हो सके वो अभी तक मदद कर चुके हैं। छोटी सी इनकी टीम भी है और यूं ही ये मदद का सिलसिला चला हुआ है। लेकिन आज लोगों में क्यूरियोसिटी है, मंडी के लोगों में, कि आखिर अचानक से ये कौन शख्स प्रकट हो गया मंडी में और अचानक से लोगों की इस प्रकार से सेवा कर रहा है। तो वो क्यूरियोसिटी आपकी आज दूर करेंगे, इनके बारे में इन्हीं से जानकारी लेंगे कि आखिर ये मंडी, वैसे तो मैं बता दूं मंडी के ही हैं, लेकिन इतने साल कहाँ थे और अचानक से ये जो कार्य इन्होंने शुरू किया, इसके पीछे का मकसद क्या है और क्या इनका विजन है आगे का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस इंटरव्यू में। सर आप बीते 3 महीनों से अपने ट्रस्ट में इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। हमारे साथ भी मिलकर आपने कई जगह रिलीफ को अंजाम दिया और रिलीफ वर्क को। लोग ये जानना चाहते हैं राजेश कपूर जी हैं कौन आखिर, और अचानक से आप मंडी में कैसे निकले गए और इससे पहले आप कहाँ थे? जैसा आपने बताया, मैं मंडी से ही बिलोंग करता हूँ और हरजस बिल्डिंग है मंगवान मोहल्ले में, उधर मेरा पेरेंटल होम है, जिधर मेरे दादाजी और सारा परिवार टब्बर रहते थे। तो मेरे पिताजी जो है 1962 में मंडी से दिल्ली आ गए थे, तो उन्होंने उधर काम शुरू किया, जॉब शुरू किया और वेल्डिंग का काम करते थे। मेरे फादर वेल्डर थे बेसिकली। तो उधर से मेरे फादर की शुरुआत हुई दिल्ली में, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने उधर स्टैब्लिश हुए। मेरी जो एजुकेशन है और मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ, सारी एजुकेशन दिल्ली में हुई है, पूरी पढ़ाई जितना भी एक्टिविटीज़ थी वो सब दिल्ली में हुई हैं। पर हम हर साल मंडी में आया करते थे। जैसे आपके यहाँ बारिशों में हॉलीडेज़ होते हैं, दिल्ली में जो है वो गर्मियों में होते हैं। तो हमेशा गर्मियों में हमारे पेरेंट्स, मेरे माता पिता हमें इधर लेकर आते थे। हम छोटे छोटे थे तो इस प्रदेश को तो शुरू से ही प्यार करते हैं। एक तो मेरा घर है, मेरी जड़ें उधर हैं, प्लस इधर का एनवायरनमेंट, लोग इतने अच्छे होते थे कि बहुत अच्छा लगता था हमें। और पूरे हम 2 महीने जो है इधर पूरा व्यतीत करके फिर जाया करते थे। तो ये कई सालों से चल रहा है और कभी ब्रेक नहीं आया इस बात से। और अब तो खैर मैं मंडी में आ ही गया हूँ और अब आपको मालूम ही है मैंने अपने माता पिता के नाम से एक ट्रस्ट भी बनाया है। तो दिल्ली में आपने कहाँ से शुरुआत की, मतलब कॉलेज कहाँ से किया, उसके बाद आपने जॉब क्या किया, बिजनेस क्या किया, क्योंकि अब आपका अपना ट्रस्ट है और आपने जैसे मुझे बताया आपके बच्चे वो संभाल रहे, थोड़ा सा उस पर बताइए। मेरी एजुकेशन दिल्ली से ही DU से, और दिल्ली में ही गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ। चूँकि उस टाइम उतना सक्षम नहीं थे माता पिता, तो गवर्नमेंट स्कूल में ही एजुकेशन हुई है। और उसके बाद फिर कॉलेज कंप्लीट किया। उसके बाद फिर फादर का खुद का काम जब तक इस्टेब्लिश हो चुके थे, बहुत बड़ा काम नहीं था, बहुत छोटा था, लेकिन ठीक था हमारे, मतलब सर्वाइवल के लिए, गुजारे के लिए ठीक था। फिर उसके बाद जब मैंने अपना स्टडी ख़त्म कर ली, फिर मेरे फादर का काम मैंने टेक ओवर किया, जो कि बहुत ही बोल सकते हैं कि उतना बड़ा नहीं था। पर चूंकि फादर के साथ में 2 साल ओवरलैप में भी रहा, उनके साथ काम भी सीखा है और बहुत ही इनिशियल स्टेज पे किया मैंने काम। और आप बिलीव करेंगे कि मुझे अच्छी तरह याद है, हम पाइप्स बिछाने का काम करते थे, तो मुझे 20 रुपये पर डे मिलता था, मेरे फादर देते थे, बिकॉज़ उनका ये मानना था कि मैं ज़मीनी स्तर पे काम करूँगा तो अच्छा सीख पाऊँगा।
तो मैं अपने कंधे पे एक आम आदमी जो आम मजदूर है जो हमारी कंपनी में काम करता था उसी के साथ मैं काम किया करता, और कंधे पे मुझे अच्छे से याद है, कंधे पे पाइप्स उठाते थे, सारी चीज़ें करते थे। एक वेल्डर के साथ उन्होंने मुझे अटैच किया था, मैं उसको असिस्ट करता था। तो इस तरह से मेरी जो बिजनेस की शुरुआत हुई या मेरे काम की जो शुरुआत हुई वो मेरे फादर ने बहुत ही ज़मीनी स्तर से मुझे शुरुआत करवाई, और धीरे धीरे फिर मैंने टेक ओवर किया और चेंज किए चीज़ें। फिर हम मैकेनिकल से सिविल वर्क्स में आ गए, सिविल वर्क से फिर साइनेजेस में आ गए, तो फिर ग्रो होते रहे। और चीज़ें इतनी मतलब मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना ग्रो करूँगा, और ऊपर वाले की दया, भोले बाबा की दया मैं बोलूँगा, उनकी वजह से आज बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और अच्छे से स्थापित हैं। फैमिली पूरी सब ठीक चल रहा है, सब कुछ है, और ऊपर वाले की बहुत दया है। पन्नालाल जो इनका मेमोरियल ट्रस्ट है उसका नाम है पन्नालाल रक्षा। तो पन्नालाल इनके स्वर्गीय पिताजी का नाम है, और रक्षा जी जो इनकी स्वर्गीय माताश्री का नाम है। तो उनके नाम पे इन्होंने ये इसका नाम रखा है। और कभी आपके फादर साहब ने ये कहा था कि सोशल कॉज के लिए काम करना कभी ज़िंदगी में इस प्रकार की सीख दी, कि आपकी अपनी सेल्फ जिसे कहते हैं कि अंदर की भावना थी आपकी कि आप इस प्रकार का कुछ करें? हम मेरे फादर जब काम स्टार्ट किया, मंडी से आए तो जॉब करते थे, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू किया, तो उनका एक सिस्टम उन्होंने बनाया था कि जो भी वो कमाते थे उसका 10% जो है वो अलग से एक गुल्लक थी हमारे घर में, आज भी मुझे याद है, मैं छोटा था वक्त, उसमें वो पैसे डाल दिया करते थे। और फिर वो पैसे से हम किसी की भी गरीब की मदद करते थे, या किसी की शादी में कुछ गिफ्ट दे देते थे, या किसी को कपड़े लेके दे देते थे, किसी को खाना खिला देते थे। वो मेरे फादर ने ही शुरू किया था, और छोटे छोटे स्तर पे करते थे, बिकॉज उस टाइम पैसे की बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, बट पैसा बहुत कम होता था लोगों के पास। तो उस तरह पे शुरू किया, और फादर हमेशा ये बोलते थे कि अपने लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें समाज के लिए, अपने लोगों के लिए भी करना चाहिए। और ख़ासकर उनका मंडी की तरफ बहुत झुकाव था। वो बस बोलते थे, उन्होंने मतलब अपने पीरियड में आप बिलीव नहीं करेंगे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदी, क्योंकि उनका कहना होता था कि नहीं, हमें तो मंडी जाना, हमने इधर किस लिए खरीदी है, फाइनल डेस्टिनेशन तो मंडी है। तो उनका ये रहता था, बट उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि हमेशा लोगों के लिए कुछ करो, और अपने जो कमाई है उससे कुछ प्रतिशत जो है वो उन लोगों के लिए रखो जो सक्षम नहीं है, असहाय हैं, जो आज मैं कर रहा हूँ। ये सिर्फ उन्हीं का ही मोटिवेशन है, मेरे माता पिता का मोटिवेशन है कि उन्होंने बोला आप व्यापार करिए, अपनी फैमिली को पालिए, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा पीरियड भी स्पेंड करना जिसमें कि आप अपनी परिवार को छोड़ के लोगों के लिए कुछ काम कर सकें, अपने लोगों के लिए कुछ काम कर सकें। वैसे दिल्ली में हमने कई शादियां भी की हैं, सब कुछ किया है, लेकिन इस जगह पे अपने लोगों के बीच में मैं अभी आपको, जैसे आपने बताया, 3-4 महीने ही मुझे हुए, और बस काम कर रहे हैं। आपने जो भी जितनी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है अभी तक 2-3, और जो आपने कई पत्रकारों के साथ ही बातचीत की है, एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या कोई राजनीतिक मंशा है इसके पीछे राजेश कपूर की? क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं ये रास्ता अपनाते हैं कि पहले समाज सेवा करनी है, उसके बाद पॉलिटिक्स में एंट्री लेनी है। हमने ऐसे समाज सेवक बहुत देखे हैं हिमाचल में भी। वैसा कोई मोटिव है आपका? क्योंकि अगले साल लोकसभा इलेक्शन है, और अभी विधानसभा इलेक्शंस को तो खैर 4 साल हैं अभी। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिकॉज जो मैं कर रहा हूँ शायद सब लोगों को ये लगता है कि शायद मेरी कुछ पीछे मंशा है। जैसे अभी कॉन्फ्रेंस में भी यही बात हुई। मेरा ये कहना है कि मेरी मंशा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट वो है कि आप किसी को क्या दे रहे हो, किसी की किधर मदद कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। बट ठीक है, एक क्यूरियोसिटी होती है, एक लोगों का भी सवाल होता है। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं कोई चुनाव लड़ूं या करूं। लोग बोलते हैं नहीं जी आपको एमपी लड़ना चाहिए, आपको एमएलए लड़ना चाहिए, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लगता है कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं। बट ठीक है, लोगों का ये कहना है कि हाँ हम आप नहीं लड़ेंगे, हम ज़बरदस्ती लड़वाएंगे, बट इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। बिकॉज उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ पूरी आज़ादी से कर रहा हूँ, मुझे किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सहयोगियों को भी ऐसे रखता हूँ जो कि पॉलिटिकल लोग ना हो, जो मुझे सवाल ना करें। आज की डेट में मैं कहीं भी जाता हूँ मुकेश जी, तो मुझे किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। उधर ही इवेलुएट करते हैं और उधर ही उनसे पूछते हैं और उनको फाइनल कर देते हैं और उनके पास पहुंच जाता है वो सामान। तो ये सब चीज़ें जो हैं शायद मुझे उतनी लोगों की सेवा करने का सिस्टम ना बन पाए, या कुछ और हर्डल्स आएँ, कुछ और चीज़ें आएँ। और सबसे बड़ी बात जो
जो मैं समझता हूँ कि राजनीति मैं शायद कैपेबल भी नहीं हूँ उसके लिए कि मैं राजनीति में जाऊँ, बिकॉज बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि राजनीति में होती हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, तो एक ये भी मजबूरी है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और शायद फ्यूचर में भी आई डोंट थिंक सो। तो अभी तक कितने लोगों को आप रिलीफ पहुंचा चुके हैं, और दूसरा अगला विजन, फ्यूचर विजन क्या है ट्रस्ट का? जी ऐसी कोई गिनती तो नहीं है, रिकॉर्ड ऐसा आई थिंक मेंटेन नहीं कर रहे हैं हम लोग, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग करीब ऐसा लगता है मुझे कि करीब 500-600 परिवारों से हम मिल चुके हैं जिनको सहायता दे चुके हैं, विभिन्न प्रकार की सहायताएं। बट ऐसा कुछ डिटेल अभी मेरे पास नहीं है, शायद ऑफिस में होगी, पर जिसने जो मांगा वो उसको दिया। और ये भी सच है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि उन लोगों ने वही मांगा जो उनको ज़रूरत थी। जैसे आपने भी देखा उस दिन जब मैंने कहा आपको क्या चाहिए वो दो, पूरी खुली छूट दी थी, आपके सामने की बात है, पर उन्होंने, आपको याद होगा, राशन के लिए मना कर दिया। तो ऐसे बहुत मतलब खुशी भी होती है। उन्होंने ये बोला दर्शकों, जब उन्होंने सारा सामान लिखवा दिया, वहाँ पे जितने लोग थे, किसी को मैट्स चाहिए थे, किसी को गद्दे चाहिए थे, किसी को टीन चाहिए थी, जो भी उन्होंने लिखवाया था, शूज़, कपड़े, फिर लास्ट में इन्होंने पूछा कि चलिए ये सब तो हो गया, हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन राशन चाहिए अगर आपको तो वो भी बताइए, हम सबके लिए राशन भी लेके आएंगे। तो उन लोगों की ईमानदारी आप देखिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको राशन नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से और बाकी एनजीओ की तरफ से हमको राशन, इनफ राशन आ रहा है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे हिमाचल में ही होती है, बाकी जगह नहीं होती है। बाकी जगह थोड़ी सोच अलग रहती है, पर ये मेरा स्पेशली हिमाचल में भी, स्पेशली अगर मंडी की बात करें तो लोग बहुत अच्छे हैं और लोगों को पता है कि ये जो आपदा है इसका फ़ायदा नहीं उठाना है। मतलब आप 99% लोग जो हैं इसमें सब लोगों ने आगे बढ़ के काम किया, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, एनजीओज़ हैं, कोई भी है, आम आदमी भी है, आपने भी कंट्रीब्यूट किया है इसमें और पूरी तरह कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरा सिर्फ यही कहना रहता है कि हम लोग जो है आपदा में या ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ के काम करें जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। तो मुझ में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, वो सब में ही है। पर क्या विजन है सर अब आपके इसका ट्रस्ट का? हम जाना चाहते हैं, प्रदेश में जाना चाहते हैं। अभी ये मेरी मुहिम है कि ये मकान के बदले मकान, ज़मीन के बदले ज़मीन मिल सके, और मेरी कोशिश ये है कि आपदा पीड़ित जो भी हैं उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिल सकें सरकार की तरफ से। मैं तो कर ही रहा हूँ और आगे भी करेंगे। और उसके बाद मेरा सोचना ये है कि मैं कुल्लू की तरफ जाना चाहता हूँ, उधर भी बहुत आपदा का काफ़ी वो है, तो मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ, उनसे समझना चाहता हूँ उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जो मैं उनके लिए कर पाऊँगा वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बाकी सर, अगर राजनीतिक झुकाव की मैं आपकी बात करूं तो क्या मानूं कि भाजपा की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ है, या अन्य किसी पार्टी की तरफ आपका अपना कोई पॉलिटिकल व्यू हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑफ कोर्स आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपकी सोच क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरी सोच है, अगर वो किसी भी पार्टी की सोच होती है तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनको सपोर्ट करने जाऊंगा या पार्टी ज्वाइन करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर कोई ऐसी चीज़ ऐसा लगता है कि जो मेरे विचारों से मिलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग, बट ऑफ कोर्स हम पॉलिटिकली इन्वॉल्व ना हो तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हमारा मकसद कुछ और है। बिल्कुल। तो ये थे राजेश कपूर जी, जो कि इनकी एक मांग बड़ी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं बीते एक महीने से कि ज़मीन के बदले ज़मीन, घर के बदले घर, उस प्रकार की। और कल ये सीएम साहब से भी मिले और उन्होंने, सीएम साहब ने क्या बोला सर? हाँ, ये सवाल में रह गया। जी, हम लोग सदर पंचायत से करीब 35-36 लोग गए थे, जिसमें मैक्सिमम प्रधान थे और कुछ उप प्रधान थे। चूँकि कुछ प्रधानों की ट्रेनिंग थुनाग में चल रही थी, वो नहीं जा पाए, तो उनकी जगह उप प्रधान गए। और महिला मंडल की सदस्या थी और बीडीसी थे। ऐसे करके हम करीब 35-36 लोग थे जो मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनी, बहुत अच्छे से बात सुनी, बहुत ही धैर्य से बात सुनी और पूरी बात सुनी। हमारा दिया गया ज्ञापन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से उसी वक्त पढ़ा और सारी चीज़ें बताने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि जो भी आप डिमांड कर रहे हैं वो हम बहुत जल्दी पूरी करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ वेरी पॉजिटिव और वो आपदा के लिए चिंतित भी हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने 51 लाख रुपए अपने जमा पूंजी दे दी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अमाउंट छोटे बड़े की बात नहीं होती, इंटेंशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम बहुत खुश हुए उनसे मिलके। हमने लोगों ने बताया था कि आप बोलेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने सब चीज़ें भूल के उनसे बात की और उन्होंने पूरा टाइम दिया और वादा किया हमसे कि आने वाले टाइम में मैं ये सारी चीज़ें पूरी करूँगा।
और उन्होंने ये तक मुझे बोला कि हम कानून में भी बदलाव कर रहे हैं, जो कि आपको याद होगा मैंने भी बोला था कि ज़मीन के बदले जो ज़मीन है उसमें कॉस्टिंग जो है सरकार की बिल्कुल नहीं है। अगर कानून ले आए, बहुमत की सरकार है, तो उन्होंने वही बात रिपीट की हम सब लोगों के आगे और उन्होंने पूछा ये सब लोग कौन है। मैंने कहा जी ये सब प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, बीडीसी हैं। तो बहुत खुश हुए वो। उन्होंने बोला हम मनरेगा के लिए भी पैसा कर रहे हैं, हमने डंगा जो है वो 1 लाख रुपए का कर दिया है। तो वो सारी चीज़ें बताई एंड ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव, ही सीम्स टू बी अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। और अब आगे क्या सिस्टम बनता है वो एक बार देखना होगा, बिकॉज ज़मीन पे तो काम होना ही है, अदरवाइज़ आश्वासन तो आश्वासन ही है। मेरा अपना सोच ये है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीन पे भी काम होंगे। तो वो सारी मेरे ख्याल से क्वेरीज लोगों की पूरी हो गई होंगी। और सर आपको बेस्ट विशेज़ आपके इस कार्य को लेके, और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आपकी पूरी टीम को आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसी प्रकार आप करते रहें, और यही हमें उम्मीद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच मुकेश जी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप बताते हैं मुझे कि किधर किधर क्या क्या दिक्कत है, आप प्लीज़ बताते रहें, तो हम लोग मिल के काम करेंगे और लोगों का उत्थान करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।